तो गाइस आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 16 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हॉबिन और मुनशोंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं फाइट करने के लिए। मुनशोंग हॉबिन से इसलिए फाइट करना चाहता है क्योंकि बोमी जिसको मुनशोंग पसंद करता है वो हॉबिन को पसंद करती है, और हॉबिन मुनशोंग से इसलिए फाइट कर रहा है ताकि लोगन गरासी उसे फाइनल फाइटिंग टेक्निक का एपिसोड दे दे, यानी कि सैम डैक की वीडियो जो हॉबिन देखता है उसका फाइनल एपिसोड। हालांकि पिछले पार्ट में हमने देखा था ग्योल ने वो पहले ही हॉबिन को भेज दिया था, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होंगी, आगे कुछ तो घपला है। खैर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और लोगन गरासी कहता है तो ठीक है, अब वक्त आ चुका है एक दूसरे को फोड़ डालने का। स्नैपर को अब भी हॉबिन की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो मांगी से पूछता है वो ठीक तो होगा ना। मांगी अब भी वही बोलता है जो बार बार बोले जा रहा है, यानी कि अगर रूल्स नहीं हुए फाइट में तो हॉबिन मारा भी जा सकता है। इसलिए स्नैपर कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें उस फाइट को रोकना चाहिए। टेहुन इसका जवाब देता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने मुनशोंग से पहले फाइट करी है, इसलिए मैं उसके बारे में एक दो बातें जानता हूँ। भले ही बाहर से वो काफी ज्यादा टफ लगता है, लेकिन अंदर से वो काफी अच्छा इंसान है। इतने में ही लोगन गरासी के कहने में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और फाइट स्टार्ट होते ही हॉबिन एक मुक्का बजा देता है मुनशोंग के मुंह पे, जिसे मुनशोंग बिल्कुल भी डॉच नहीं करता। ये पंच मुनशोंग के मुंह के बीचों बीच पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे में दर्द का निशान नहीं है। स्नैपर को समझ नहीं आता मुनशोंग इसको डॉच कर नहीं पाया या उसने करा नहीं, या हॉबिन ही इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि उसके मुंह के बीच में मुक्का मार दिया उसने। लेकिन लोगन गरासी को गड़बड़ का थोड़ा बहुत एहसास हो चुका है। जहां स्नैपर को अब भी डाउट हो रहा है कि हॉबिन ने ऐसा कैसे करा, वहीं टेहुन को अपने मन में क्लियरली पता है कि मुनशोंग जैसा दिल का अच्छा बंदा कभी भी अपने दोस्त को ऐसे पहले मारेगा नहीं, और शायद इसलिए ही मुनशोंग ने पहले हॉबिन को मारने दिया। मुनशोंग के इतना बढ़िया पंच मारने के बाद हॉबिन भी थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसको सॉरी बोलने लगता है, पर मुनशोंग फाइटिंग पोजीशन में दोबारा से आके कहता है कोई बात नहीं, तू बस फाइट करता रह। इसके बाद हॉबिन मुनशोंग के ऊपर काफी सारे हमले करता है, और वो सभी मुनशोंग डॉच कर लेता है। ये देख के टेहुन कहता है मुझे पता था यही होगा, ये फाइट बिल्कुल बेजान है। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नफरत नहीं करते और ना ही एक दूसरे से गुस्सा है। ऐसे में भला वो दोनों एक दूसरे से फाइट कैसे कर सकते हैं? वो दोनों ही काफी ज्यादा कोमल दिल के हैं। ये सब वक्त की बर्बादी है, इसको देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और टेहुन के लिए फाइट देखना मुश्किल नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे लोगन गरासी की बात कर रहा है। लोगन गरासी को देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टेहुन को पता था कि गरासी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा खून खराबे वाली होगी, एकदम मजा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए गरासी का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। गरासी इतना पागल हो चुका है कि गुस्से में वो अपने कपड़े तक फाड़ने लगता है, और मुनशोंग अब भी हॉबिन के हमलों को बस डॉच करे जा रहा है। काफी सारे हमले मारने के बाद जब वो मुनशोंग के ऊपर एक काफ किक मारता है तो मुनशोंग उसको भी अपने पैर से रोक लेता है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, हॉबिन मारता रहता है, वो बचता रहता है। इसी दौरान मुनशोंग अपने मन में कहता है आखिर अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं हॉबिन से फाइट क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं ये बोमी की वजह से कर रहा हूँ? क्या ये फाइट करने की वजह से कुछ बदल जाएगा? अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो भी क्या ही हो जाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी जिंदगी एक बार फिर से अंधकार से भर चुकी है। इतने में ही हॉबिन मुनशोंग के मुंह पे एक और मुक्का बजा देता है जो काफी बढ़िया करके लगा है, लेकिन मुनशोंग अब भी अपनी पुरानी यादों में ही है। मुनशोंग का पास्ट इतना ज्यादा खराब रहा है कि आज भी वो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में याद है। हम देखते हैं मुनशोंग बचपन में एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी था, बस मरने ही वाला था, लेकिन जैसे तैसे बच गया। और मुनशोंग की ऐसी हालत बचपन में इसलिए हुई थी क्योंकि जब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कार में जा रहा था तो एक ट्रक वाला आके गलती से उनकी कार को ठोक देता है, जिसमें मुनशोंग का पूरा परिवार खत्म हो जाता है सिवाय उसके। और उसी समय से मुनशोंग की दुनिया से रंग गायब हो जाते हैं, उसकी जिंदगी बेरंग हो जाती है। इसीलिए ये पास्ट के सीन भी हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए जा रहे हैं। अब मुनशोंग की जिंदगी में कोई रंग नहीं बचे थे और ना ही कोई अपना, लेकिन उसे कोई तो जगह चाहिए थी जहाँ वो जा सकता है, जहाँ वो रह सकता है और वहाँ पे उसका ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि वो अभी बच्चा था। इसलिए अंत में वो पहुंचता है अपनी आंट के घर, लेकिन ये आंट भी उसकी कोई खास रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि बहुत दूर की रिश्तेदार थी उसकी माँ की। मुनशोंग इनके घर इसलिए आया था क्योंकि उसको लगा था ये आंटी अच्छी होंगी। खैर आंटी का तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आंटी का बेटा चान जियोंग है, और चान जियोंग को आप इस मानवा में पहले भी देख चुके हो, ये कितना बड़ा हरामजादा है। जब मुनशोंग इनके पास आता है तो आंटी काफी ज्यादा अच्छे से पेश आ रही होती है, लेकिन चान जियोंग शुरू में ही अपनी औकात दिखाते हुए कहता है ओए मुनशोंग, मैंने सुना है तेरे परिवार का अब सारा पैसा हमारा हो गया है। चान जियोंग की माँ खुद को अच्छा दिखाते हुए कहती है चान जियोंग, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे बेचारा बच्चा मुनशोंग, आ जाओ बच्चे, अंदर आ जाओ। शायद ये पहली बार था जब इस हरामजादी औरत ने मुनशोंग से काफी अच्छे से बात करी थी, क्योंकि इसके बाद चान जियोंग अपनी माँ को कहता है मुझे मुनशोंग के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे चाहिए। इसलिए इसके बाद से मुनशोंग इनके घर में नंगा ही रहा करता था, यानी कि एक छोटा सा बच्चा अंधकार के उस सागर में डूब चुका था जहाँ से बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे मुनशोंग कभी खाना भी खाता तो उसको ऐसा दिखाया जाता था जैसे उसके ऊपर एहसान करा जा
जा रहा है, इसलिए कई बार तो वो खाना भी नहीं खाता था और चान जियोंग की माँ उसे मारती अलग थी। लेकिन ये टॉर्चर सिर्फ यहीं तक नहीं था। जब मुनशोंग को चान जियोंग की माँ कहने के लिए स्कूल भेज देती है तो स्कूल में चान जियोंग उसको बुली करता है उसके सर के ऊपर दूध गिरा के। चान जियोंग ये करते हुए खुद को काफी ज्यादा कूल दिखा रहा होता है अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि मुनशोंग उसको उल्टा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुनशोंग को इस दुनिया में सरवाइव करना है और अगर उसने उल्टा जवाब दिया तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन चान जियोंग जब मुनशोंग के साथ ये कर रहा था उसकी बेरंग दुनिया में, इतने में ही बोमी पीछे से आके चान जियोंग की कमर में एक लात बजा देती है और इस समय काफी टाइम बाद जो बेरंग दुनिया थी मुनशोंग की, उसमें उसे कलर्स नजर आने लगते हैं। इन सीन्स के साथ हमें फ्यूचर मुनशोंग की वॉइस ओवर आती है। इस अंधकार भरी दुनिया में मेरी जिंदगी की अकेली लाइट बस वही थी। चान जियोंग के लात बजाने के बाद बोमी कहती है, मैंने तुम्हें कहा है ना मुनशोंग को परेशान मत करा करो। चलो मुनशोंग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। इसी टाइम से बोमी उसकी जिंदगी की अकेली लाइट बन चुकी थी और पहला प्यार भी। और प्रेजेंट टाइम तक बोमी को जानते हुए मुनशोंग को पूरे 6 साल हो जाते हैं। वो फिर भी बोमी को कभी नहीं बताता वो उसे पसंद करता है। इसके बाद मुनशोंग और बोमी का स्कूल अलग हो जाता है, लेकिन ये होने से पहले बोमी उसको कहती है, मैं जानती हूँ मुनशोंग तुम्हारे भी जिंदगी में अपने कुछ प्लान्स होंगे, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। मुझसे वादा करो, हम जिंदगी में जो भी करेंगे अपना बेस्ट देंगे उसमें। ऑब्वियसली मुनशोंग इस बात का वादा कर देता है, लेकिन अंदर से मुनशोंग को इस बात का डर होता है। जैसी फीलिंग उसके अंदर है बोमी को लेके, ऐसी ही फीलिंग बोमी को लेके किसी और के अंदर आ जाएगी तो वो बोमी की लाइट को खत्म कर देंगे। आसान शब्दों में, जब तुम किसी लड़की को अपना सब कुछ मान बैठे हो, ऐसे में अगर तुम उसे किसी छपरी के साथ देख लो तो तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि मुनशोंग को पता है आगे चल के भी उसकी फीलिंग बोमी के लिए बदलने नहीं वाली। इसके बाद काफी टाइम तक बोमी और मुनशोंग की लाइफ की डायरेक्शंस एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो जाती हैं। मुनशोंग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने लगता है, काफी सारी जॉब्स करने लगता है, चान जियोंग के लिए भी काम करता है लोगों को मारने का। वो जो कुछ भी करता है बोमी के कहने के हिसाब से अपना बेस्ट करता है। लेकिन फिर चान जियोंग उसको टास्क देता है टेहुन को हराने का फाइट में, लेकिन उस फाइट में मुनशोंग हार जाता है और क्योंकि वो हार चुका है इसलिए चान जियोंग उसको कहता है, हरामजादे, यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे कहा था ना अगर तू टेहुन से हार जाएगा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। तुझे पता भी है उसके दोस्त डुआन ने मेरे साथ क्या करा। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। बेचारा मुनशोंग दोबारा से एक बार फिर से दुनिया में अकेला हो चुका था और अपनी बेरंग दुनिया में बस चले जा रहा था। इतने में उसे एक लाइट नजर आती है जिससे उसकी दुनिया एक बार फिर से रंगीन हो जाती है। दरअसल उसके बगल से अभी अभी गुजरी थी बोमी चोई, यानी कि उसकी जिंदगी की इकलौती लाइट। इसलिए मुनशोंग दोबारा से लोगन गरासी के पास जाता है जिससे वो पहले भाग गया था। मुनशोंग को देख के लोगन गरासी कहता है, ये काफी दिलचस्प बात है, पहले तुम यहाँ से भाग गए थे ये कह के कि तुम्हें MMA नहीं सीखना, लेकिन अब तुम वापस आ चुके हो मुनशोंग किम। मुनशोंग रोते हुए ग्रासी को कहता है, प्लीज आप मुझे जो सिखाना चाहते हो मुझे सिखाओ। मैं आपसे सब कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना काबिल तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि अपनी लाइट के काबिल बन सकूं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुँचते हैं जहाँ पे हॉबिन ने मुनशोंग के मुंह पे मुक्का बजा रखा है। मुनशोंग खुद से बोल रहा होता है उसे हार मान लेनी चाहिए। बोमी हॉबिन को पसंद करती है, हॉबिन बोमी को पसंद करता है, इसलिए बेचारे के आंसू भी आ चुके हैं। लेकिन अपने प्यार के ऊपर हार मान लेना ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। दूर से ग्रासी स्नैपर और मांगी का गला दबाते हुए उसे कह रहा है, क्या कर रहा है मुनशोंग तू? इतने में ही मुनशोंग हॉबिन के पेट में मुक्का मार के खतरनाक सा उसको हवा में उठा देता है और कहता है, हॉबिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, मेरी बात सुन। बोमी सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी। हॉबिन इस मुक्के से तड़पता हुआ जमीन में गिर जाता है और जैसे ही उठता है मुनशोंग कहता है, आजा फाइट करते हैं। अब मैं तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अगर तू जीत गया तो मैं बोमी के पीछे नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुझे बोमी को छोड़ना होगा। ग्रासी ये देख के खुश हो चुका है, लेकिन मुनशोंग अपने मन में कहता है, हॉबिन मैं उसे तुझसे ज्यादा पसंद करता हूँ। वो मेरी जिंदगी की लाइट है, वो मेरे जीने की वजह है। मुझे माफ करना इतना ज्यादा बेकार इंसान होने के लिए। मुनशोंग अब सीरियसली फाइट करने के लिए तैयार है और ग्रासी इस बात से खुश है, क्योंकि मुनशोंग को इस स्ट्रीट फाइट से अपने आगे आने वाले मैचेस के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेकिन ग्रासी अभी एक खास चीज नोटिस करता है, जो हॉबिन ने मुनशोंग के मुंह पे खतरनाक सा पंच बजाया है। वो पंच सच में हॉबिन के लिए काफी ज्यादा लकी था, क्योंकि उस पंच की वजह से मुनशोंग की एक आंख में चोट लग चुकी है, जिससे वो अभी ठीक से देख नहीं पा रहा है। फिर भी ग्रासी एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारा काफी ज्यादा खून निकल रहा है। अगर ये एक MMA मैच होता तो अब तक रेफरी बीच में आ जाता, लेकिन यहाँ पे हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ इस मैच का पार्ट है। हॉबिन मुनशोंग को कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, मैंने भी ये महसूस करा है, लेकिन मैं भी इस फाइट से पीछे नहीं हट सकता। और ये सिर्फ बोमी की वजह से नहीं है, बल्कि इस फाइट को जीतने से मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें बोलते हुए उसे शोंगजुन याद आता है मरता हुआ, यानी कि ऑब्वियसली उसे शोंगजुन के कातिल जिन्हो को सबक सिखाना है। इसलिए हॉबिन मुनशोंग को कहता है, तेरे अंदर
अंदर जितनी भी नफरत है, जितनी भी खटास है, सब निकाल दे भाई। ये सुनते ही मुनशोंग इसके मुंह पे इतना खतरनाक सा मुक्का मारता है कि हॉबिन पीछे हो जाता है और मुनशोंग कहता है, ठीक है हॉबिन, तेरा शुक्रिया। इसके बाद तो हॉबिन के लगातार काफी बढ़िया फटके पड़ता है जिनसे वो बच भी नहीं पाता। वो सिर्फ अभी एक चीज कर सकता है और वो है भागना। इसलिए भाग भाग के खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसकी और मुनशोंग की स्किल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुनशोंग से अभी फाइट करके उसे पुराने वो पल याद आते हैं जब उसकी टेहुन के साथ फाइट हुई थी। वहाँ पे भी उसे ये स्किल के बीच का डिफरेंस दिखा था। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मांगी हॉबिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। स्नैपर कहता है ये इम्प्रेस होने का टाइम नहीं है तो उससे इम्प्रेस क्यों है। टेहुन कहता है क्योंकि हॉबिन हमें कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा है। जरा मुनशोंग को ध्यान से देख, उसकी आंख से बार बार खून निकले जा रहा है जिस वजह से वो एक तरफ से ठीक से देख नहीं पा रहा है। ये बात हॉबिन को भी पता है, इसलिए जब वो उसके हमलों से बच रहा है तो उसकी उसी आंख की तरफ जा रहा है जहाँ से वो देख नहीं सकता। मुझे नहीं पता हॉबिन ये जानबूझ के कर रहा है या फिर गलती से कर रहा है, लेकिन एक बात पक्की है, हॉबिन को मुनशोंग से ज्यादा स्ट्रीट फाइट्स की आदत है। और हॉबिन गिरते पड़ते मुनशोंग के हमले से बचते हुए उसके उस तरफ से काफ किक बजा देता है जहाँ से वो देख नहीं पा रहा है। अब स्नैपर भी हॉबिन को देख के इम्प्रेस हो रहा होता है। टेहुन भी कहता है अगर इस तरीके से वो फाइट करता रहा तो वो जीत सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए उसका दुश्मन मुनशोंग किम है। और मुनशोंग को भी पता चल चुका है हॉबिन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दीवार के एक कोने में आके खड़ा हो चुका है ताकि हॉबिन वो चीज ना कर सके जो अभी कर रहा है, क्योंकि कोने में इधर उधर जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती। इसलिए हॉबिन के पास अब सामने से हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो झपट पड़ता है मुनशोंग के ऊपर सामने से। लेकिन सामने से वो मुनशोंग के सामने कुछ नहीं। मुनशोंग उसके मुंह पे लगातार काफी सारे पंचेस बजा देता है। गिरते हुए हॉबिन अपने मन में कहता है, नहीं, मुझे सैम डैक की नई टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, मुझे कैसे भी वो इस्तेमाल करनी होगी। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे ग्योल वो फाइनल एपिसोड भेज चुकी थी हॉबिन को जो वो मांग रहा था। लेकिन दिक्कत वाली बात है सैम डैक की वो फाइनल एपिसोड के 3 पार्ट्स थे और ग्योल ने सिर्फ एक पार्ट भेजा था, पहला वाला। हॉबिन सोचता है आखिर उसने एक ही क्यों भेजा, सारे क्यों नहीं भेजे। लेकिन फिर बाद में सोचता है चलो कम से कम एक तो भेजा, और जो एक पार्ट भेजा होता है वो बाकी के 2 पार्ट्स की सिर्फ एक झलक होता है थोड़ी सी। मतलब पहले पार्ट में कुछ भी कोई ज्यादा खास चीज नहीं बता रही है, जिससे जो कुछ लोग हॉबिन को कहते हैं तेरा जो भी मास्टर है वो एक नंबर का फ्रॉड है, उनकी उस बात में हॉबिन को भी अभी दम लग रहा होता है। लेकिन अंदर से वो जानता है फ्रॉड तो नहीं है सैम डैक। लेकिन हॉबिन के हिसाब से पहली वीडियो में कुछ खास नहीं, इसलिए खुद से कहता है क्या सच में यही नई टेक्निक है, इसकी तो मुझे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अब तो इस चीज के ऊपर मुझे शक होने लगा है, क्या चीज काम भी करेगी। लेकिन मेरे पास अभी यही है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बाकी की टेक्निक्स तो मुनशोंग के ऊपर काम नहीं करने वाली। लेकिन पहले पार्ट में जो चीजें बताई है उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे मुनशोंग को पीछे से हमला करना पड़ेगा। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जब मुनशोंग हॉबिन के ऊपर हमला मारता है तो वो पलट के उसके पीछे आ जाता है। स्नैपर बोलता है अबे बावले उसके पीछे मत आ, ये काम नहीं आएगा। दरअसल हॉबिन मुनशोंग के पीछे से उसके ऊपर चढ़ चुका है और उसके गले में एक चोक अटैक मारने की कोशिश कर रहा है। और ग्रासी को हॉबिन से यही उम्मीद थी, क्योंकि हॉबिन को ऐसा लगता होगा कि वो इसी से जीत सकता है, ऐसा ग्रासी सोच रहा है। लेकिन ये चोक अटैक मुनशोंग के ऊपर काम नहीं आता। मुनशोंग अपने दोनों हाथों से हॉबिन की पकड़ बहुत ही आसानी से छुड़वाते हुए कहता है, मुझे माफ करना हॉबिन, शुरू से ही ये फाइट तेरे लिए फेयर नहीं थी। मांगी को पता है मुनशोंग अब हॉबिन का बहुत गंदा कुत्ता बनाने वाला है, इसलिए कहता है लगता है हॉबिन के कोई चांस नहीं, मुझे वो फाइट रोकनी होगी। अगर मुनशोंग ने हॉबिन को उठा के अभी जमीन में पटक दिया तो हॉबिन हमेशा के लिए लंगड़ा लूला हो जाएगा। लेकिन हॉबिन को पटके जाने से पहले ही हॉबिन मुनशोंग की दोनों आंखें नोच लेता है, जिस वजह से उसे कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अपनी गर्दन बचाने की सोचता है। लेकिन इसी के बाद वो अटैक आने वाला है जो हॉबिन सैम डैक की फाइनल वीडियो के फर्स्ट पार्ट से सीखा है, जिसमें वीडियो में कहा गया था ये फाइनल एपिसोड का स्नीक पीक है। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं, मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ। ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो। भले ही फाइनल एपिसोड में जो सिखाया जाने वाला है ये बस उसकी झलक है, लेकिन फिर भी ये चीज एक अलग ही लेवल में है। जो चीजें मैंने तुम्हें अब तक सिखाई है उनसे ये टेक्निक हर किसी के ऊपर काम करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे दुश्मन का जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, उसका स्किल लेवल क्या है। इस स्नीक पीक की पहली टेक्निक है अपने दुश्मन के दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से बजा देना। तुम्हारे कान बस सुनने के काम नहीं आते, बल्कि तुम्हारी बॉडी का बैलेंस बनाने के काम भी आते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन ने मुनशोंग के पीछे से उसके दोनों कान बजा दिए होते हैं, जिस वजह से मुनशोंग को दुनिया घूमती भी नजर आ रही होती है। सैम डैक ने अपनी वीडियो में भी कहा था चाहे कोई बंदा कितना भी खतरनाक हो उसके ऊपर ये काम आएगा, चाहे तो तुम अपने ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। ये बात उसने वीडियो में हॉबिन को कही थी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम अपने ऊपर ट्राई करो। इसके बाद हॉबिन स्नीक पीक एपिसोड की सेकंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो चक्कर खाते हुए मुनशोंग के ऊपर एक मुक्का मारने की सोच रहा है। लेकिन इससे पहले कि उसका मुक्का मुनशोंग के ऊपर पड़ता, मुनशोंग ही इसके मुंह के
बीचों बीच मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका देता है। ग्रासी ये देख के एक स्माइल के साथ कहता है, ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मैं तो सोच रहा था कि काश वो जीत जाता। लेकिन सिर्फ एक मुक्के से ही हॉबिन की हालत खराब हो चुकी है। भले ही मुनशोंग का सर अब भी घूम रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हॉबिन को पूरी तरीके से हराने के लिए मुनशोंग उसके ऊपर एक और खतरनाक सा पंच मारने वाला था, जिससे शायद हॉबिन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता। लेकिन इतने में ही टेहुन उछल के आता है और मुनशोंग के मुंह पे एक लात बजा के उसको पीछे कर देता है और मुनशोंग को कहता है, हरामजादे, लगता है तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया था। मैंने कहा था अगर हॉबिन को कुछ हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा। पर इतने में ही ग्रासी टेहुन के सामने आके कहता है, मैंने साफ साफ बोल दिया था फाइटिंग एक सम्मानजनक चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी तू ये क्या कर रहा है? लगता है मेरी बात को तूने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्योल के घर के बाहर का सीन, जहाँ पे दोबारा से कुछ लौंडे सुट्टा मार रहे हैं। इनमें से एक वो भी है जिसकी फाइट हॉबिन के साथ हुई थी और हॉबिन ने उसे हराया था। ये लौंडा सिगरेट पीते हुए अपने साथ के बंदों को बताता है कि हॉबिन और मुनशोंग की फाइट होने वाली है। इसके साथ के बंदे बताते हैं, लेकिन फाइट तो हॉबिन की तेरे साथ होनी चाहिए थी ना, उसने तेरा कुत्ता बनाया था तो तुझे उससे बदला लेना चाहिए। इसका मजाक उड़ने में ये अपने दोस्तों से कहता है, मुंह बंद करो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा कुत्ता बना दूंगा मैं अगर तुम चुप नहीं हुए। इतने में इनकी नजर पड़ती है ग्योल के ऊपर, जो अपने घर से बाहर कूड़ा फेंकने के लिए आ रखी है और कूड़ा फेंकते हुए अपने फादर से कॉल पे बात करते हुए कहती है, आपने कहा था आप कूड़ा फेंकोगे, लेकिन मुझे फेंकना पड़ रहा है, कम से कम अपने वादे में टिके रहा करो। लेकिन जैसे ये कॉल कट करती है, सिगरेट पीने वाले लौंडे इसके बाल पकड़ लेते हैं। ग्योल इनको गाली देके बोल ही रही होती है कि तुम क्या पागल हो, कौन हो तुम? लेकिन जिस लौंडे ने इसके बाल पकड़े हैं वो इसे याद दिलाता है, याद है एक दिन तू हम पे चिल्ला रही थी और मुझे तेरी आवाज याद हो गई थी। इसलिए अब ये लोग ग्योल को मारने की सोच रहे होते हैं। इतने में ही दूर से आवाज आती है, हरामजादा रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और ये और कोई नहीं बल्कि ग्योल के फादर भागते हुए यहाँ पे आ रहे होते हैं इन्हें रोकने के लिए। दूसरी तरफ ग्रासी टेहुन को कहता है, लगता है तू मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था, मैंने कहा था फाइट के बीच में कोई नहीं आएगा। टेहुन कहता है, लगता है तू फाइट को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, या तू फाइट करने के लिए इतना ज्यादा बेताब रहता है। एक तरीके से टेहुन ग्रासी को उसके साथ फाइट करने के लिए बोल रहा है। ग्रासी भी एक्साइटमेंट में कहता है, हांशु शियोंग जूनियर, तुझे पता भी है फाइट कैसे करी जाती है? यानी कि लोगन ग्रासी हांशु शियोंग के बारे में भी जानता है। इससे पहले कि इन दोनों की गर्मा गर्मी और ज्यादा बढ़ती, नीचे से मुनशोंग कहता है, बस रुक जाओ, मैं ये और नहीं कर सकता, मुझे इस वक्त खुद से घिन आ रही है। मैंने कुछ ऐसा करा है जो बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं एक बहुत बेकार इंसान हूँ। आई एम सॉरी हॉबिन, मुझे माफ कर दो। चीजें ठंडी पड़ चुकी है, इसलिए ग्रासी कहता है, कितनी ज्यादा बोरिंग बात है। इसके बाद हम देखते हैं एक होटल का सीन, जिसके बेड में हॉबिन बेहोश पड़ा है नंगा। हॉबिन की जैसे ही आंखें खुलती हैं, उसके सामने होता है ग्रासी और वो भी नंगा है। ग्रासी इससे कहता है, तो तुझे होश आ गया? लेकिन क्योंकि ये दोनों ही नंगे हैं, इसलिए हॉबिन अपना शरीर ढकते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ क्या करा? ग्रासी एक जगह पे बैठ के कहता है, तू बेहोश हो गया था, मैं तुझे यहाँ पे लेके आ गया। मानना पड़ेगा तू काफी ज्यादा टफ है, अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता अब तक तो इसका मतलब ये है कि? हाँ, इसका मतलब है तू हार गया, और जैसा मैंने तुझसे प्रॉमिस करा था, अगर तू जीत जाता है तो मैं तुझे फाइनल एपिसोड दूंगा। लेकिन अफसोस तू हार चुका है, इसलिए तुझे फाइनल एपिसोड के बारे में भूल जाना चाहिए। हॉबिन अपना सर झुका के कहता है, नहीं प्लीज प्लीज मुझे वो एपिसोड दे दो। मैं जानता हूँ मैं आपसे बेशर्मों की तरह वो एपिसोड मांग रहा हूँ बिना किसी वजह के हारने के बावजूद भी, लेकिन मुझे पावर की जरूरत है। कुछ ऐसे राज हैं जो मुझे दुनिया के सामने लेके आने हैं। ये बोलते हुए हॉबिन को शोंगजुन की मौत याद आ रही है और जिन्हो को हराने का ख्याल, इसलिए वो कहता है, मुझे किसी को हराना है, प्लीज मुझे वो एपिसोड दे दो। ग्रासी हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे मजाक करना बंद करना होगा। तो लिटिल बॉय, क्या तू मेरी कहानी जानना चाहेगा? नहीं, मुझे आपकी कहानी नहीं जाननी। ये बात तब की है जब मैं जवान था और खुद को कुछ ज्यादा ही समझता था। मिस्टर, मैं बिजी हूँ, मुझे नहीं सुनना। ग्रासी फैमिली का मैं वो सदस्य था जो हमेशा मुसीबत खड़ी करता था। मुझे फाइट करना बहुत पसंद था, या फिर कहें मुझे किसी से भी डर नहीं लगता था। हम लोग इनके पास्ट में देखते हैं, जब वो एक जगह पे खड़ा था, पीछे से कुछ गैंगस्टर्स आते हैं और उसकी गुद्दी में गन लगा देते हैं। लेकिन ग्रासी इतना ज्यादा जोशीला और निडर था कि उनमें से एक गन को अपने मुंह के अंदर रख के कहता है, तुम्हें ये चेक नहीं करना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, तुम्हें सीधा गोली मार देनी चाहिए थी। इसके बाद ग्रासी ब्रास नकल पहन के इन सबका कुत्ता बनाता है। ग्रासी के लिए लड़ना ही उसका धर्म था और अपने इस विश्वास के लिए वो स्ट्रीट फाइट्स करता रहता था और ऐसे ऐसे करके काफी सारी गैंग्स को अपनी अंडर में भी कर लेता है। हमें फ्यूचर ग्रासी की वॉइस ओवर आती है। मैं एक जनरल था जिसके कहने में उसके ट्रूप्स जंग में उतरते थे, और एक राजा भी जिसको किसी बात का डर नहीं। लेकिन वो पहले की बात है, क्योंकि फिर मैं मिला उस इंसान से। इस वक्त तक ग्रासी सैम डैक को नहीं जानता था और उसकी गैंग के एक बंदे ने
सैम डैक की बेटी के बाल पकड़ लिए थे, इसलिए सैम डैक यहाँ पे आया है इन सबका कुत्ता बनाने के लिए। लेकिन ग्रासी अपनी ताकत के नशे में चूर था, इसलिए पहचान नहीं पाया सामने उसका बाप खड़ा है और कहता है, तो तू मुझसे फाइट करना चाहता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे एक आदमी ने तेरी बेटी के बाल पकड़े। लेकिन ग्रासी को इस वक्त तक नहीं पता था, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची के बाल पकड़ने की वजह से वो जो खुद को एक मॉन्स्टर समझता है उसका सामना असली मॉन्स्टर से हो जाएगा। खैर ग्रासी की ये बातें सुन के हॉबिन को इस वक्त तक एहसास हो चुका है कि असल में सैम डैक कौन है, इसलिए भागता हुआ ग्योल के घर की तरफ जा रहा होता है और ग्रासी अब भी बोले जा रहा है अपनी कहानी। लगता है तुम पहले ही समझ चुके हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो ताकतवर था, ऐसा लगता था जैसे वो इंसान ही नहीं। मैं तो इस चीज से ही सदमे में आ गया था कि कोई ऐसा भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो मुझे मेरी औकात दिखा सकता है। मैं समझता था मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन फिर मुझे समझ आया ऐसे भी काफी लोग हैं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। हम देखते हैं पास्ट में सैम डैक पहले तो इसके मुंह पे एक मुक्का बजाता है, इसके बाद इसके पैर पे पड़ती है एक काफ किक और अगले ही पल सैम डैक इसके दोनों कानों में थप्पड़ बजा देता है, जिससे ग्रासी अपना बैलेंस खो के जमीन में गिर जाता है। इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए प्रेजेंट मोमेंट में ग्रासी कहता है, वो जैसे स्ट्रीट फाइटर को MMA रिकमेंड करने वाले भी वही थे। मैं उन्हें ढूंढने के लिए कोरिया भी आया था, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। वो एक स्पेशल फोर्स की यूनिट का हिस्सा भी रह चुके थे, लेकिन उसके बारे में भी किसी को नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था वो छोटी हाइट वाले ताकतवर इंसान हैं और बस उनकी बेटी का नाम मुझे मालूम था। उन्हें ढूंढना मुश्किल था, लेकिन अंत में मैंने उन्हें जैसे तैसे ढूंढ ही लिया। लेकिन उन्हें देख के मैं हैरान था, वो काफी ज्यादा बदल चुके थे। उन्होंने मुझे बताया था कुछ हुआ था उनकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी मैं पहली नजर में उन्हें पहचान नहीं पाया। इतने में ही हॉबिन भी ग्योल के घर के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पे सैम डैक ने पहले ही सारे लॉन्डो को जमीन में सुला दिया है जो ग्योल के बाल खींच रहे थे और कहते हैं, हरामजादो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बाल खींचने की? ग्योल, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पॉप्स, लेकिन आपने उन सबको अकेले हरा दिया। इसके बाद सैम डैक जमीन में पड़े लॉन्डो को कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो छपरियों, अगर तुम मेरी बेटी को परेशान करो तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर बात मुझ पर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पॉप्स, मुझे लगता है आप उल्टा बोल रहे हो। इतने में ही सैम डैक देखते हैं उसके बगल में हॉबिन खड़ा है, इसलिए कहता है, तू कौन है बे? तू तो वही है ना जो मेरे घर आया था, यहाँ पे क्या कर रहा है? हॉबिन लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, हाय, मैं वो हूँ जो फाइटिंग टेक्निक सीरीज देखता है और आपकी वीडियोस ने मुझे नई जिंदगी दी है। आपका शुक्रिया, मैं आपको काफी समय से ढूंढ रहा था मास्टर। फाइनली हॉबिन सैम डैक को पहचान चुका है और उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी का एंजल जिसने उसे सही राह दिखाई है बिना उसके सामने आए, वो उसके सामने अभी खड़ा है। सैम डैक कहता है, क्या तुमने कहा फाइटिंग टेक्निक्स? मास्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा भी था जो मेरी फाइटिंग सीरीज को देखता था? तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है इतना छोटा शरीर होने के बावजूद भी तुम वो सारे मूव सीख पाए जो मैंने सिखाए थे? मास्टर, मुझे बस आपकी एक मदद चाहिए, प्लीज मुझे सिखाओ असल में फाइट कैसे करी जाती है। घर चले जाओ तुम, मैं तुम्हें ये नहीं सिखाने वाला, इसलिए घर चले जाओ। सैम डैक ये कह के यहाँ से जा रहा होता है, इसलिए हॉबिन कहता है, क्या? लेकिन क्यों? क्या आप मुझे इसलिए नहीं सिखा रहे हो क्योंकि उस दिन जो आपके घर में हुआ था उस वजह से? मेरा यकीन करो, ग्योल और मेरे बीच में कुछ भी गलत नहीं है, मैं बस उस वक्त एक्साइटेड हो गया था, मेरा मतलब कुछ और तरीके से एक्साइटेड। मास्टर, वो एक गलत फहमी थी। तुम ये क्या बात कर रहे हो? मेरे तुम्हें ना सिखाने की वजह वो नहीं है। तो फिर क्या वजह है? लगता है लोगन ने तुम्हें बताया नहीं, वैसे भी तुम्हें उसके बारे में पता होने से कुछ बदल नहीं जाता, इसलिए तुम घर जाओ। मैं एक ही गलती को 2 बार नहीं करना चाहता। हॉबिन उदासी में झूलता हुआ घर जाता है क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन जो सैम डैक ने कहा मैं एक ही गलती को दोबारा नहीं करना चाहता, इससे हॉबिन को इतना समझ आया है कि किसी और को भी फाइटिंग सीरीज के बारे में पता है। हॉबिन यही सारी बातें सोच रहा होता है, इतने में ही हॉबिन के सामने एक लड़की आती है। वो जैसे ही हॉबिन का नाम लेती है, हॉबिन उसकी तरफ देखता है, वो हॉबिन के एक रैप्टा बजा देती है। हॉबिन को समझ नहीं आता ये उसके रैप्टा क्यों पड़ा और ये कौन है। इससे पहले कि हॉबिन ये सारे सवाल उससे पूछ भी पाता, उस लेडी की आंखों में हल्के से आंसू होते हैं और वो हॉबिन को गले लगा लेती है। अब तो हॉबिन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि रैप्टा तो पड़ा चलो ठीक है, लेकिन गले क्यों लगा लिया, ये थी कौन? जब हॉबिन अपने साथ वालों को ये बताता है तो रूमी भी हैरान होती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन स्नैपर पूछता है क्या वो सुंदर थी? रूमी बोलती है तुमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई इसकी? हॉबिन कहता है अबे रिपोर्ट क्यों लिखाऊंगा मैं, मुझे यकीन है उसके कुछ रीजंस होंगे ये करने के। स्नैपर पूछता है वो सब छोड़, लेकिन तू जिन्हो ली का क्या करने वाला है, क्या तू उसे कॉल आउट नहीं करेगा? हॉबिन कहता है चिंता मत कर, मैं जिन्हो ली के काफी ज्यादा क्लोज आ रहा हूँ और जो शोंगजुन उसके लिए काम किया करता था, जिन्हो ली मुझे भी वही जल्दी करने के लिए बोलेगा उसके लिए। इतने में ही हॉबिन को एक मैसेज आता है जिन्हो का, यानी कि 244 का। उसको देख के वो हैरान हो जाता है, जिसमें वो कहता है क्या तुम बिजी हो? रूमी और स्नैपर भी हैरान है, उन्हें लगता है वो वक्त आ चुका है जब 244 इसको कुछ काम देने वाला है। खैर हॉबिन रिप्लाई करता है कि मैं बिजी नहीं हूँ, तुम बताओ। जिन्हो रिप्लाई करता है कोई है जिससे हमें मिलना है। ये सुन के हॉबिन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और अपने मन में सोचता है अभी अगर मेरी जगह शोंगजुन होता तो वो क्या करता। इसके अगले सीन में हॉबिन अपने मीटिंग पॉइंट
पहुंच जाता है, जहाँ पे जिन्हो उसे टेसन जू से मिलवाता है। टेसन जू क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, इसलिए हॉबिन बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस के साथ कहता है, हेलो, मैं गैरियोंग हाई स्कूल हूँ, मैं हॉबिन में पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं हॉबिन हूँ, मैं गैरियोंग हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। आपसे मिलना मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात है। टेसन जू कहता है, तो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा है, शांत हो जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माफ करना, मैं इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि आप बहुत बड़े सरकारी अधिकारी हो। तो टेसन जिनो को कहता है, मैं तो यहाँ पे शोंगजुन के रिप्लेसमेंट से मिलने आया था, लेकिन तू तो मुझे इस बच्चे से मिला रहा है। ये देख के मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है। जिन्हो कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे पता नहीं था ये इतना ज्यादा नर्वस हो जाएगा। हॉबिन क्या कर रहा है? मिस्टर जू के ग्लास में ड्रिंक डाल। हाँ सही कहा, यही तो असली टेबल मैनर्स होते हैं ना। हॉबिन जब टेसन जू के ग्लास में ड्रिंक डाल रहा होता है तो गलती से उसी के ऊपर गिरा देता है। इसके लिए जिन्हो उसे काफी ज्यादा शक की निगाहों से देखता है। हॉबिन दोबारा से माफी मांगने लगता है बार बार, लेकिन टेसन जू हंसने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है तू। बल्कि टेसन जू इस बात से खुश होता है कि यह शोंगजुन के जितना चालाक नहीं है, ये एकदम गधे जैसा है, इसलिए ये हमारे लिए शोंगजुन से बेटर साबित होगा। और अगर शुरुआत से ही शोंगजुन की जगह ऐसा बंदा हमारे साथ होता तो और भी बढ़िया था। हॉबिन अब भी माफी मांगे जा रहा होता है, लेकिन टेसन उसके सर पे हाथ रख के कहता है, कोई बात नहीं यार, मुझे पसंद आया तू। ऑब्वियसली टेसन के मन में यही बात है, ये गधे जैसा है, ये क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। इतने में ही जिन्हो कहता है, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं बस अभी आया। जिन्हो के यहाँ से जाते ही हॉबिन का खुराफाती दिमाग चलने लगता है। हमें बताया जाता है हॉबिन जब यहाँ पे आया भी नहीं था, उससे पहले रूमी से उसने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मांगा था जो कि कुकीज की तरह लगता है। हॉबिन वो अपने साथ लेके आया हुआ है और रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका है। इसके बाद हॉबिन टेसन जू को कहता है, मिस्टर जू मुझे माफ करना, मैंने ड्रिंक गिरा दी, मैं आपको एक और ड्रिंक दे देता हूँ। टेसन जू को लगता है ये मुझे कुछ कहना चाहता है, इसलिए कहता है, तुझे जो बोलना है बोल दे। हॉबिन इसे ड्रिंक देते हुए कहता है, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं बस शोंगजुन बेक के बारे में जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जिन्हो अपने एक बंदे से मिलने गया है जो काफी अच्छा बॉक्सर है। इसने एक बार लगभग वैंगक को भी बॉक्सिंग में हरा दिया था। दरअसल जिन्हो ने इसे काम दिया होगा शोंगजुन से जुड़े जितने भी एविडेंस जिन्हो के खिलाफ है वो सब इकट्ठा कर, जो कि ये कर भी चुका है, लेकिन कुछ एविडेंस इसके हाथ नहीं लगे। लेकिन इसने शोंगजुन के फोन से भी सारा डाटा रिकवर कर लिया है, उसकी बैंक डिटेल, उसका घर का पता, सब कुछ, और शोंगजुन के फ्यूनरल में कौन कौन आया था जो जिन्हो के लिए खतरा हो सकता है। दरअसल जिन्हो किसी ऐसे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो शोंगजुन का काम आगे करेगा, यानी कि जिन्हो को फंसाने का। बॉक्सर कहता है, शोंगजुन के तो कोई परिवार का भी जिंदा नहीं है, तो फिर आप किसको ढूंढ रहे हो? जिन्हो कहता है, मैं बस एक चीज के बेस में अंदाजा लगा रहा हूँ, और वो ये है कि आखिर वो इतनी आसानी से मर कैसे गया। इतना चालाक बंदा इतनी आसानी से मर गया, लेकिन वो एक ऐसा बंदा था जो अपना बदला जरूर लेता है। अच्छा, तो इसीलिए आपको शक है उस बच्चे हॉबिन के ऊपर, है ना? सही कहा, लेकिन ये काफी अजीब बात है। वो अपना बदला लेने के लिए सिर्फ एक बच्चे को पीछे छोड़ के गया है, इसके अलावा जरूर तो कुछ और होगा जो मैं नहीं जानता। और जब जिन्हो ये बात कहता है तो दोबारा से हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो खुद को शीशे में देख रही है। इसका फेस तो हमें नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये वही है जो हॉबिन को गले लगाई थी, और शायद इसका शोंगजुन से कुछ लेना देना हो सकता है। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 244 यानी कि जिन्हो वहाँ पे वापस आ जाता है, जहाँ पे उसकी हॉबिन और टेसनजू के साथ मीटिंग चल रही थी। अब तक हॉबिन टेसनजू को इतनी पिला चुका है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, इसलिए उसे हॉबिन का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये देख के कहीं ना कहीं जिन्हो को शक हो रहा है हॉबिन के ऊपर और ज्यादा। भले ही हॉबिन कहता है, मैंने कोशिश करी थी इनको रोकने की, लेकिन ये रुके ही नहीं, बस पीते रहे। जिन्हो टेसनजू को सहारा देते हुए कहता है, तुम पीने के मामले में इतने अच्छे नहीं हो, लगता है तुमने हॉबिन के साथ कुछ ज्यादा ही मजे करे हैं। वैसे तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? टेसन टल्ली अंदाज में कहता है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, हम बस शोंगजुन के बारे में बात कर रहे थे। इतने में हॉबिन एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। टेसन उसको बाय करते हुए कहता है, हाँ ठीक है बच्चे, तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, बाय। हॉबिन जब यहाँ से जा ही रहा था, इतने में ही उसके पीछे जिन्हो आके कहता है, हॉबिन, मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ, आखिर तुम दोनों ने आपस में क्या बात करी? क्या तुम अपना बैग खोल के मुझे दिखा सकते हो? ये सुन के हॉबिन के हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि उसके बैग में रिकॉर्डिंग डिवाइस है, पर जिन्हो उसके बिल्कुल पास आके कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी तेरे बैग में क्या हो सकता है? अब तेरे बैग में कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो होगा नहीं, है ना? आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मत कर बेटे, ये सब कुछ मत कर, शोंगजुन का बदला लेने की कोशिश मत कर। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं थे। बदला लेने का आइडिया तुझे काफी ज्यादा कूल लग रहा होगा, है ना? मैं समझ सकता हूँ जवानी के जोश में तू इस चीज को कैसे देख रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुझे जानने की जरूरत है। बदला एक बहुत ज्यादा बचकानी चीज है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जब हॉबिन टेसनजू को लगातार अल्कोहल पिलाया जा रहा था। टेसन पीते पीते हॉबिन को बताता है शोंगजुन एक नंबर का गधा था जो कि पॉलिटिक्स में आना चाहता था, और जो टेसनजू से उलझता है उसका काम 25 हो जाता है। टेसनजू नाम है मेरा, मैंने इतनी ऊंचाई तक आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है, ऐसी बातें कर रहा होता है ये। हॉबिन इसको और ज्यादा पिलाते हुए कहता है, वो लोग बात कर रहे हैं कि शोंगजुन ने खुद ही खुद को मार लिया। अरे कम ऑन,
वो हरामजादा ऐसा नहीं जो खुद को ही मार डाले। उसको अगर मरना है तो उसे किसी को मारना होगा। लेकिन तुम अभी ये बात क्यों लेके आ रहे हो? क्या तुम जानना चाहते हो वो कैसे मरा? हॉबिन ने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है और अपनी कंपनी में अपने सारे दोस्तों को दिखाता है। स्नैपर इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है। कुछ दिन पहले तक हॉबिन पैगो जैसे लॉन्डो से भी डरता था और आज एक पॉलिटिशियन की रिकॉर्डिंग करके आ गया भाई। लेकिन स्नैपर और रूमी कहते हैं क्या इतने सबूत काफी होंगे जिन्हों को कॉल आउट करने के लिए? बट ग्याल जो रूमी की गोद में बैठी है उसको अलग ही मजे आ रहे हैं उसकी गोद में बैठ के। इतने में ही टेहुन कहता है, जो शोंगजुन ने तुझे पेन ड्राइव वगैरह दी थी, अगर तू उसको इस सबूत के साथ मिला दे तो फिर काफी सबूत हो जाएंगे। हॉबिन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसलिए कल ही हम शोंगजुन के दिए हुए सबूतों को मिला के इस वाले सबूत के साथ अपनी लाइव स्ट्रीम में जिन्हों को कॉल आउट करेंगे। मतलब कि हॉबिन ने बड़ा पंगा लेने की सोच ली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मुनशोंग को, जिसको अब भी याद आ रही होती है हॉबिन और उसकी फाइट की। लोगन ग्रासी उससे कहता है, जो तूने करा क्या तुझे उसका पछतावा है? मुनशोंग कहता है, नहीं मुझे उस चीज का कोई पछतावा नहीं। ग्रासी कहता है, तेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा होगा। क्या जाने से पहले तूने उसे गुड बाय करा? हाँ, मैंने उससे गुड बाय करा और मैंने जाने से पहले हॉबिन से भी माफी मांगी है। तो फिर ठीक है। तो तुम आगे अपना मन तो नहीं बदलने वाले? नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब ऐसा कुछ नहीं जो मुझे रोक सके। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ सारे मार्शल आर्ट एक जगह आ जाते हैं। मैं यूएस जा रहा हूँ। खैर मुनशोंग का तो प्लान बन चुका है यूएस जाने का, और जाने से पहले उसने इस चीज में भी हार मान ली है कि अब वो बोमी के पीछे नहीं पड़ेगा। इसके अगले दिन के सीन में हम देखते हैं हॉबिन अपनी लाइव स्ट्रीम की तैयारी कर चुका है और लाइव स्टार्ट होते ही कहता है, हेलो मैं हूँ हॉबिन वायरल हिट से। मुझे माफ करना, मैंने काफी समय से कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं करी। लोग कमेंट्स में इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये जरूर पैसे मांगेगा हमसे। लेकिन कुछ को पहले ही लग जाता है हॉबिन आज काफी ज्यादा सीरियस है और हॉबिन सीरियसली उन सबको कहता है, आज मैं ये लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी के सीक्रेट को एक्सपोज करना चाहता हूँ जो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। और हॉबिन शोंगजुन के कांडों को और शोंगजुन को याद करते हुए अपने मन में कहता है, शोंगजुन मैं जानता हूँ तुम एक बुरे इंसान थे, लेकिन कम से कम तुम्हारे लिए मैं दुनिया को ये तो बता ही सकता हूँ कि तुम्हारी असल में मौत कैसे हुई थी। हॉबिन अपनी लाइव स्ट्रीम में कहता है, मैं इस लाइव स्ट्रीम में जो भी कहूंगा वो सब कुछ सच होगा। मैं किसी ऐसे की बात करने वाला हूँ जो काफी ज्यादा पॉपुलर तो है लेकिन यूट्यूब में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। ऑब्वियसली वो 244 यानी कि जिन्हो की बात कर रहा है और वो भी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा है। यहाँ तक कि हॉबिन टेसनजू की तरफ इशारा करते हुए ये भी बोलता है, मैं पॉलिटिक्स के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा जिससे हमारे देश की नेशनल पॉलिटिक्स में काफी असर पड़ सकता है। ऑडियंस हैरान होती है, आखिर ये ऐसा भी क्या कहने वाला है। लेकिन इसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो हॉबिन को आके गले लगी थी। वो टेबल में एक मुक्का मार के बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ कहती है, नहीं वो बेवकूफ कहीं का। आखिर ये है कौन, इसका क्या लेना देना है हॉबिन से, ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन हॉबिन अभी अपनी लाइव स्ट्रीम में कहता है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ शोंगजुन ने खुद को नहीं मारा, सच कहूँ तो उसको निपटाया गया है। इतने में ही स्नैपर कहता है, ओए हॉबिन रुक जा, ये अचानक से क्या हो गया? हॉबिन कहता है, क्या हुआ, क्या मैं आज कुछ बहुत ज्यादा गंदा लग रहा हूँ देखने में? स्नैपर कहता है, हाँ वो तो लग रहा है, लेकिन अचानक से जो हमारी स्ट्रीम है वो क्रैश हो चुकी है। इन्हें समझ नहीं आता इतने जरूरी टाइम पे स्ट्रीम क्रैश कैसे हो गई। लेकिन फिर इनको एक नोटिफिकेशन आता है जिसको देख के इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो ये है कि तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ऑब्वियसली इस सब के पीछे जिन्हो का हाथ है, इसलिए मस्त अपनी कॉफी पीते हुए कहता है, मुझे यकीन है मैंने तुझे कहा था बदला लेना एक बचकानी हरकत होती है। दरअसल हॉबिन का जो चैनल सस्पेंड हुआ है ये कराया है टेसनजू ने अपनी पावर से। वो कॉल में किसी को चिल्ला के कहता है, ये जो बच्चे चैनल्स में फाइटिंग वगैरह कर रहे हैं इससे बाकी के बच्चों में कितना बुरा असर पड़ेगा और ये चैनल मतलब अब तक टिक कैसे गया। तुमने अब तक इस चैनल के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इससे हमारे देश की इज्जत खराब होगी, देश के युवाओं का दिमाग खराब होगा। मतलब सच में यार कितना बुरा हुआ हॉबिन के साथ। और सच बताऊं तो इससे तो मुझे अपनी याद आ गई, पता नहीं किसने रिपोर्ट मार मार के स्ट्राइक्स पड़वा दी मेरे चैनल पे। चलो हॉबिन का तो मानते भी है, वो किसी को एक्सपोज कर रहा था, लेकिन मैं तो शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, वो कहावत बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है, तुम सबका भला सोचो लोग तुम्हारा बुरा सोचेंगे। लेकिन कोई नहीं, लुकिज्म के फ्री वाले चैप्टर्स तो मैं अब भी एक्सप्लेन करूंगा। खैर हॉबिन का चैनल सस्पेंड करवाने के बाद जिन्हो टेसनजू को कहता है, एक हाई स्कूल के बच्चे का चैनल सस्पेंड करवा के तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? उसने तो तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग तक कर दी थी। क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने उसका चैनल इसलिए सस्पेंड करवाया ताकि हमारे देश के युवा बिगड़े ना। वेल जो तुम कह रहे हो वो भी बिल्कुल सच है, लेकिन वो अपनी वीडियोस में बुरे लोगों को सजा देने की कोशिश करता था, लेकिन आखिरकार उसकी वीडियो में होता तो वायलेंस ही था ना, इसलिए किसी को भी शक नहीं होगा कि उसका चैनल कैसे उड़ा। वो सच में अभी काफी ज्यादा जवान है। शोंगजुन को कम से कम ये तो पता था ये दुनिया काम कैसे करती है, लेकिन ये जवान बच्चा, इसको कोई आइडिया नहीं ये दुनिया काम कैसे करती है। दूसरी तरफ बेचारा हॉबिन और उसकी टीम के सारे लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं। स्नैपर तरह तरह के जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से चैनल वापस आ जाए, लेकिन हॉबिन उदासी के साथ अपने बाल पकड़ के अपने चैनल को देख के कहता है जो डिलीट हो चुका है, मेरा चैनल, मेरी कंपनी, मेरे पास जो कुछ भी था, मेरी सारी मेहनत
इस तरीके से चले गई। दूसरी तरफ टेसन कॉल करके जिन्हो को कहता है आखिर अब तो उस बच्चे का क्या करने वाला है। उस बच्चे को मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ जैसे पिछले वाला केस छोड़ा था तेरे ऊपर। जिन्हो इसको कॉल कट करने से पहले कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ? तुम अभी घर जाओ, उसको मैं खुद हैंडल कर लूंगा। इस वक्त जिन्हो डोंगशॉक के साथ होता है और उसको कहता है डोंगशॉक अभी हमारे अड्डे में हमारे कितने बंदे हैं? डोंगशॉक जवाब देता है भाई बहुत पड़े हैं यार, तुम बताओ क्या काम है। ये दोनों एक अभी बस्ती जैसी जगह पे होते हैं और जिन्हो डोंगशॉक को कहता है ठीक है, मुझे सारी जानकारी चाहिए। मुझे हॉबिन के बारे में सब जानना है, उसके परिवार के बारे में भी, उसके रिश्तेदार, दोस्त, टीचर्स, यहाँ तक कि अगर उसका कोई कुत्ता है तो मुझे उसका भी नाम जानना है, क्योंकि अब मेरी बारी है बदला लेने की। और इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। बाकी भाई लोग लाइफ में चाहे जितनी भी दिक्कतें हो, लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि जो लाइफ बिना प्रॉब्लम्स की होती है वो काफी ज्यादा आसान होती है और आसान लाइफ एक वॉरियर को सूट नहीं करती। खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।